हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए लेक्चर सीरीज में। जिस सीरीज का यह पहला वीडियो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का अध्याय 3, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सर्वप्रथम एनसीईआरटी बुक के सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। उसके बाद हम इसके सभी न्यूमेरिकलों और क्वेश्चनों को हल करेंगे और तत्पश्चात हम इस पार्ट से पूछे गए पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रासायनिक बलगतिकी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर कुछ नया पदार्थ बने। अर्थात जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएं और उनके गुणधर्म, अवस्था, रंग, गंध कुछ चेंज होके कुछ नया पदार्थ बने, तो ऐसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सब अभिक्रियाएं हैं। जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि हम लोगों के मम्मी जी जब दूध में जूरन डालती हैं तो दही बनता है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन आज हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, उसकी क्रियाविधि क्या है, वो किस वेग से होती है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, उसका अध्याय 3 रासायनिक बलगतिकी, अंग्रेजी में इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि एवं उसके वेग का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अर्थात कोई रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से हो रही है और उसके दौरान क्या क्या क्रियाविधि है। क्रियाविधि मतलब कि उसके अंतर्गत ताप क्या है, दाब क्या है, कौन सा उत्प्रेरक काम कर रहा है। जब इसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यदि हम सिंपली बात करें तो हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत ये अध्ययन करते हैं कि कोई अभिक्रिया कैसे हो रही है, अर्थात किसी अभिक्रिया के होने का प्रोसेस क्या है, उसका अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करते हैं। जैसे अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि कुछ अभिक्रियाएं बहुत तीव्र और कुछ बहुत मंद गति से होती हैं। जैसे यदि आप नोटिस करते होंगे तो दही बनने के लिए 5 से 6 घंटे काफ़ी है, और वहीं यदि हम किसी लोहे पर जंग लगना देखें तो किसी लोहे पर जो जंग लगता है वो प्रक्रिया बहुत मंद गति से होती है, धीरे धीरे। ये 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन बाद जब हम किसी लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो वो वायु या नमी में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके वो अपने ऊपरी परत को भूरा या लाल कर देता है, जिससे कि उसकी ऊपरी परत जो होता है वो झरने लगता है। इस अभिक्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। ये जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है ये बहुत मंद गति से होती है। वहीं हम बात करें जब हम AgNO3 के जली विलयन में NaCl का जली विलयन मिलाते हैं, अर्थात जब हम सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन में सोडियम क्लोराइड का जली विलयन बनाते हैं तो ये अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। जब ही हम मिलाते हैं तब ही उसके तली में एक अवक्षेप बैठने लगता है। अवक्षेप मतलब जो तली में बैठ जाता है। तो जैसे ही हम AgNO3 में NaCl मिलाते हैं तो जो AgCl होता है उसके तली में बहुत तीव्र गति से बैठने लगता है। जब हम AgNO3 के जली विलयन में NaCl का जली विलयन मिलाते हैं तो जो AgCl बनता है वो बहुत तीव्र गति से तली में बैठने लगता है पात्र के।
तो ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। वहीं कुछ अभिक्रियाएं बहुत मंद गति से होती हैं, जैसे वायु या नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया होती है वो बहुत मंद गति से होती है, जैसा कि हम लोग बात किए हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हम रासायनिक बलगतिकी दरअसल पढ़ क्यों रहे हैं। तो रासायनिक बलगतिकी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे चल के यदि हम किसी अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक करना चाहें, वो आवश्यकता के अनुसार है कि कभी कभी आवश्यकता हो जाता है कि हम किसी अभिक्रिया को जो है मंद गति से करवाएं अगर वो तीव्र गति से हो रही है, और वो अभिक्रिया अगर मंद गति से हो रही है तो उसको हम तीव्र गति से करवाएं। तो ये तब तक नहीं संभव है जब तक कि हम किसी अभिक्रिया के वेग का स्टडी नहीं कर लेते हैं कि कोई अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है, दरअसल उसका वेग किस पर निर्भर करता है। तो हालांकि हम अंदर जाएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, तो ये बहुत सारे फैक्टरों पर निर्भर करती है, लेकिन उसमें से एक फैक्टर है संघट्ट। संघट्ट मतलब जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो उनके परमाणु आपस में टक्कर करते हैं, और जब परमाणुओं की जो एंथैल्पी होती है यानी कि ऊर्जा होती है, जब वो अधिक होती है तो वो टक्कर भी अधिक क्षमता के साथ करते हैं, और जब टक्कर अधिक क्षमता के साथ करते हैं तो अभिक्रिया भी तेज गति से होता है। यदि हम पूरा अभी तक का समरी देखें तो हम रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन इसलिए करते हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग को हम कम या अधिक कर पाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, जिस प्रकार से कोई वाहन चालक का वेग होता है, तो वाहन चालक का वेग यानी कि वो कितने समय में कितना दूरी तय किया, तो उसी प्रकार से हम किसी अभिक्रिया के वेग को नापेंगे। अब ये अभिक्रिया का वेग क्या होता है? जनरली आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे कि कोई अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ अभिक्रिया से पहले यूज होते हैं उसे हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई अभिक्रिया तभी होती होगी जब अभिक्रिया के दौरान कोई अभिकारक घट रहा होगा और कोई उत्पाद बढ़ रहा होगा, क्योंकि अभिकारक से ही उत्पाद बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की मात्रा अर्थात सांद्रता तो घटती है, लेकिन वहीं उत्पाद की जो मात्रा होती है यानी कि जो सांद्रता होती है उत्पाद की, वो बढ़ती है। तो इसी पर डिफाइन किया गया है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया की वेग मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के घटने की दर, क्योंकि जब अभिकारक घटेगा तभी उत्पाद बनेगा, या उत्पाद के बढ़ने की दर को अभिक्रिया की वेग या दर कहते हैं। या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक किस दर से घट रहा है और उत्पाद किस दर से बढ़ रहा है, उस अभिकारक के घटने और उत्पाद के बढ़ने की दर को ही हम अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। अब हम इसको सूत्र के फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, अभिक्रिया की वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी अपान समय, यानी कि समय के सापेक्ष अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी हो रही है उसे हम अभिक्रिया का वेग कहेंगे। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस प्रकार दिखा सकते हैं, वेग बराबर, यहाँ जो माइनस सिंबल है वो ये दिखा रहा है कि अभिकारक घट रहा है, और यहाँ जो डेल्टा है वो चेंज को दिखा रहा है कि अभिकारक में कितना चेंज हुआ, और यहाँ जो ये कोष्टक है बड़ा वाला, ये दरअसल कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है यानी कि सांद्रता को, और ये जो आर है वो दिखा रहा है रिएक्टेंट, और अपान डेल्टा दिखा रहा है चेंज को, और टी दिखा रहा है टाइम को। तो यहाँ वेग बराबर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपान डेल्टा टी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में ऋणात्मक परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन वेग कहलाता है।
इस वेग को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस, माइनस को दिखा रहा है घटना, और डेल्टा मतलब चेंज। चेंज कैसे निकालते हैं हम, जब किसी वैल्यू के फाइनल में से यानी कि हम R2 में से यदि R1 घटा देंगे, उसी प्रकार समय को भी T2 में से T1 घटा देंगे तो वो चेंज होता है डेल्टा। यानी कि हम वेग को लिख सकते हैं माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 बटा T2 माइनस T1। अब हम इस अभिक्रिया के वेग को उत्पाद के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। वेग बराबर हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि समय के सापेक्ष। जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं कि अभिकारक की मात्रा तो घट रही है और उत्पाद की मात्रा तो बढ़ रही है। तो उसी प्रकार से जब हम वेग को अभिकारक के पदों में निकालेंगे तो वहाँ सिंबल माइनस रहेगा, लेकिन जब हम वेग को उत्पाद के पदों में निकालेंगे तो जो सिंबल रहेगा वो प्लस रहेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं वेग बराबर प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा दिखा रहा है यहाँ पर चेंज, और ये बड़ा कोष्ठक दिखा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी फॉर प्रोडक्ट, और नीचे डेल्टा समय में चेंज दिखा रहा है। और इसको हम लिख सकते हैं वेग बराबर प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन T2 माइनस T1। और जो हम ऊपर पर के आए हैं उस वेग को हम औसत वेग भी कह सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि अभिक्रिया की औसत वेग किसे कहते हैं, तो हम उसी वेग को अभिक्रिया का औसत वेग भी कहते हैं। औसत मतलब किसी समय अंतराल के दौरान, तो हम जो वेग देखते हैं दरअसल उसे हम किसी समय अंतराल के दौरान देखते हैं। समय अंतराल मतलब मान लीजिए कोई अभिक्रिया जो हुआ वो 9:30 पर शुरू हुआ और हम देखना चाहते हैं 9:30 पर, तो यहाँ जो समय अंतराल हो गया वो 5 सेकंड क्या हो गया। तो जब कोई अभिक्रिया का वेग हम किसी समय अंतराल के दौरान देखते हैं तो उसे हम औसत वेग कहते हैं। और हम औसत वेग को RAB से, यहाँ R फॉर रेट और AB फॉर एवरेज, यानी कि जो हम औसत वेग को दिखाएंगे वो RAB से दिखाएंगे, और RAB को हम सकते हैं माइनस डेल्टा बड़ा कोष्ठक में R अपॉन डेल्टा T। यहाँ हम प्रोडक्ट के रूप में इस एवरेज रेट को इस प्रकार दिखा सकते हैं, पहले सिंबल प्लस, फिर डेल्टा का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्ठक में P अपॉन डेल्टा T। अब हम लोग का अगला टॉपिक है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? तात्क्षणिक वेग मतलब किसी क्षण विशेष पर, किसी अभिक्रिया के दौरान किसी विशेष क्षण पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे R इंस्टेंटेनियस से दिखाते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस मतलब होता है तात्क्षणिक। अब ये तात्क्षणिक वेग क्या है? तात्क्षणिक वेग मतलब किसी क्षण विशेष पर, यानी कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया 9:30 पर शुरू हुई, तो हम जस्ट उसके थोड़ा समय बाद यदि हम किसी अभिक्रिया का वेग देखना चाहते हैं तो उस अभिक्रिया के वेग को हम तात्क्षणिक वेग कहेंगे। यानी कि हम कह लें कि जब समय का जो डिफरेंस हो वो जीरो की तरफ ट्रेंड करे, यानी कि ऐसा समय डिफरेंस हो वो निग्जिबल हो, तो उस दौरान हम उस अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी अभिक्रिया के औसत वेग से किसी समय अंतराल के बीच हुए परिवर्तन को मापा जाता है। यानी कि जब हम किसी अभिक्रिया का औसत वेग निकालते हैं तो ये जो औसत वेग है वो किसी समय अंतराल के दौरान किसी अभिक्रिया का वेग बताता है, यानी कि इतने समय से लेकर इतने समय तक। लेकिन यदि हम किसी क्षण विशेष पर जानना चाहें, यानी कि किसी समय पर हम निश्चित पॉइंट पे जानना चाहें, पॉइंट ऑफ टाइम पे जानना चाहें, तो अभिक्रिया के वेग के लिए हम तात्क्षणिक वेग निकालते हैं। तो जब हम क्षण विशेष पे जो है किसी अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो उस समय के लिए जो डेल्टा T होगा, यानी कि टाइम में चेंज होगा, वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी कि जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन तो बहुत कम समय के लिए। तो जो डेल्टा T होगा वो ट्रेंड करेगा जीरो की तरफ। तो जब कोई चीज़ में डिफरेंस बड़ा होता है तो उसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, लेकिन जब चेंज बहुत छोटा होता है तो उसको जो है हम D से दिखाते हैं। तो जो जब हम लोग का डेल्टा T जो है ट्रेंड करेगा जीरो की तरफ तो उसको हम DT लिख देंगे। तो हम यहाँ अब दर को दिखाएंगे, वेग को दिखाएंगे, R इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस D ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन DT, या हम इसको प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह D ऑफ
प्रोडक्ट डेल्टा पी अपॉन डी टी। अब जो है हम अगला टॉपिक हम लोग का ये है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हम वेग सूत्र कैसे लिखेंगे। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हम वेग सूत्र कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग का एक अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्मॉल ए कैपिटल बी ये सब क्या है। चलिए हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे जब हम हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। यदि हम इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो यहाँ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक वो 2 आएगा। यदि इसके लिए हमको अभिक्रिया का वेग लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे, वही मैं यहाँ पर मान लिया हूँ कि जो स्मॉल ए है वो किसी अभिकारक का या यहाँ स्मॉल जो सी है वो किसी उत्पाद का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक है। तो जब हम इसके वेग को परिभाषित करेंगे तो यदि हम इसके वेग को अभिकारक के पदों में परिभाषित कर रहे हैं तो हम सिंबल माइनस लेंगे, और यदि हम उसके वेग को उत्पाद के पदों में दिखा रहे हैं तो हम सिंबल प्लस लेंगे, और प्लस दिखाते नहीं है। तो चलिए हम उस अभिक्रिया को जो लिखे हैं उसके वेग को किस प्रकार लिखेंगे उसको हम देखते हैं। जैसे हमारा रासायनिक समीकरण लिखा गया था स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यदि इसका हमको वेग लिखना हो तो हम लिखेंगे वेग, यदि हम अभिकारक के पदों में लिखना है तो लिखेंगे सिंबल माइनस, और उसके हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक से भाग दे देंगे 1/a और डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बटा डेल्टा टी। और इसको जो है हम किसी दूसरे अभिकारक के पदों में भी देख सकते हैं, यानी कि हम अलग अलग अभिकारक के पदों में निकाल सकते हैं, अलग अलग उत्पाद के पदों में भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है, अगर आप अभिकारक के पदों में निकाल रहे हैं तो सिंबल माइनस, यदि आप उत्पाद के पदों में निकाल रहे हैं तो सिंबल प्लस। यहाँ यदि हम बी के पदों में निकालना चाहें तो यहाँ जो स्मॉल बी है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उससे हम भाग दे देंगे, और डेल्टा बी बटा डेल्टा टी, और यहाँ सिंबल लगा देंगे माइनस, यानी कि दिखा रहा है कि वो जो अभिकारक है वो घट रहा है। उसी प्रकार यदि हमको उत्पाद के पदों में लिखना है तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देंगे, और उसका हम चेंज देख लेंगे कि उसका चेंज कितना हुआ उसके कॉन्सेंट्रेशन में समय के चेंज के साथ। यदि हम किसी अन्य उत्पाद के पदों में देखना चाहते हैं तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देंगे और उसका चेंज देख लेंगे समय के अनुसार, यानी कि क्या चेंज हुआ उसके जो है कॉन्सेंट्रेशन में समय के चेंज के साथ। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग का पहला उदाहरण है 2HI गिव्स H2 प्लस I2, यानी कि जब 2HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड टूटता है तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में टूटता है। तो इसके लिए हमको वेग लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। यदि मान लीजिए हमको अभिकारक के पदों में लिखना हो तो सबसे पहले अभिकारक के पदों में लिखने के लिए अभिकारक घटता है अभिक्रिया के दौरान तो हम सिंबल माइनस लगाएंगे, और उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक से भाग दे देंगे, और हम देखेंगे चेंज यानी कि उसमें चेंज क्या हुआ, उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या हुआ। चेंज यानी कि डेल्टा, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बरका कोष्टक, और HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है चेंज कितना हुआ, अपन समय में चेंज क्या हुआ, यानी कि समय के सापेक्ष उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या हुआ उसको हम बोलते हैं वेग। और यदि हम उत्पाद के पदों में देखना चाहें तो उत्पाद दो बन रहे हैं, H2 भी बन रहा है I2 भी बन रहा है, तो हम अलग अलग पदों में निकाल सकते हैं, हालांकि अभिक्रिया का वेग वही बदलता है वही रहता है। तो यहाँ अभिकारक जब ले रहे थे हम तो सिंबल माइनस था, लेकिन अब हम उत्पाद की बात करेंगे तो जो सिंबल होगा वो प्लस होगा। तो यहाँ कोफिशिएंट जो है वो 1 है, जहाँ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है वहाँ 1 कोफिशिएंट है, तो हम 1 से भाग दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, यानी कि आप 1/1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 का मतलब 1 ही होता है, और जनरली आप जब 1 से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, या हम इस अभिक्रिया के वेग को दूसरे उत्पाद के पदों में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी जो कोफिशिएंट है वो एक ही है। तो सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे प्लस, क्योंकि जो है उत्पाद है, उत्पाद बढ़ता है, और यहाँ जो कोफिशिएंट है वो एक है। और चेंज इन I2 अपॉन चेंज इन टाइम। अब यदि हम दूसरा उदाहरण लें, तो दूसरा उदाहरण है कि जब हम हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हमको मिलता है HCl। जब इस अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आएगा। चलिए हम इसके लिए जो है अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। तो वेग लिखने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम किसके पदों में वेग लिख रहे हैं। अगर अभिकारक के पदों में वेग लिख रहे हैं तो सिंबल माइनस आएगा, अगर उत्पाद के पदों में लिख रहे हैं तो सिंबल प्लस आएगा। तो यदि हम इस अभिक्रिया के वेग को हम H2 के पदों में लिखना चाहें तो हम पहले उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देंगे। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो हम 1 से भाग देंगे। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, यदि हम Cl2 के पदों में लिखना चाहें तो Cl2 भी एक अभिकारक है, तो सिंबल माइनस और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देंगे। और चेंज इन क्लोरीन गैस अपॉन चेंज इन टाइम, यदि हम उत्पाद के पदों में देखना चाहें तो उत्पाद के पदों में देखने के लिए हम सिंबल प्लस लगाएंगे। और क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक 2 है, तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे और देखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, यानी कि जो HCl के सांद्रता में परिवर्तन हुआ है समय के सापेक्ष। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।